कयामत की रात है अगर दिल्ली में, यह कहें तो गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और अजय माकन तीनों मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आज रात भर यही सोचते सोचते सोएंगे कि दरअसल कल क्या नतीजे सामने आने वाले हैं। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं तमाम एग्जिट पोल के आधार पर और न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के आधार पर, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करती हुई कल 10:30-11 बजे के आसपास दिन में दिखाई देगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव में जीत हासिल करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा और शैली के आगे ऐसा लगा कि सब कुछ ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल रोकने या उसे कुछ देर ठहराने में कायम हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या किया जाए। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी एक व्यक्ति पर इस जीत का पड़ सकता है तो वो है प्रधानमंत्री। रोकने या उसे कुछ देर ठहराने में कायम हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या किया जाए। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी एक व्यक्ति पर इस जीत का पड़ सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार उनके बारे में यह आलोचना के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर किए हैं उनमें से कुछ भी जमीनी हकीकत बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर वाकई में ऐसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमर कस के विकास के नारे पर सफल, खरा और सही उतरना होगा। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह का तनाव शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ सकता है अगर आम आदमी पार्टी जीत जाए तो। 7 फरवरी 2015 दिल्ली की जनता लोकतंत्र में अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकली और जब जनता ने अपने वोट डाल दिए तो सामने आए सर्वे के अनुमान और तकरीबन हर सर्वे ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के सिंहासन का सबसे बड़ा दावेदार बताया। खुद न्यूज नेशन के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 40 से ज्यादा सीट मिलने का अनुमान जताया गया। इन अनुमानों ने आम आदमी पार्टी के अंदर एक उम्मीद की लहर पैदा की, लेकिन लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज कर केंद्र की सत्ता में पहुंची बीजेपी के अंदर खलबली जरूर मचा दी। और इन्हीं अनुमानों से पैदा हुआ सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये अनुमान सही साबित हुए तो आखिर मोदी और बीजेपी से चूक कहां हो गई, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो फिर जनता के बीच दोबारा भरोसा हासिल करने के लिए मोदी को क्या करना होगा। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने देश की जनता से वादे किए थे और उन्हीं वादों की बुनियाद पर मोदी की विजय गाथा लिखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी का भी कमाल देखिए, हमारी गलतियां थी, हमें कठिनाई आई थी, लेकिन जनता ने राज्य की भलाई के लिए हमारी उन गलतियों को माफ करके हमें सेवा करने का मौका दिया। अब जब जनता ने इतनी उदारता दिखाई, जनता का इतना बड़ा कर्ज हमारे पर था, तो हम लोगों ने मन में ठान ली कि अब गलती दोबारा होने नहीं देंगे और किसी ने भी चलाई हो उससे उत्तम सरकार चला करके दिखाएंगे। काला धन एक ऐसा मुद्दा था जिस पर मोदी सरकार ने फौरन और बड़े कदम उठाने का वादा किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार के 8 महीने पूरे होने के बाद भी काले धन को लेकर कोई बड़ा कदम सामने नहीं आया। हालांकि सरकार ने काले धन रखने वाले लोगों की एक फहरिस्त जारी कर जांच करने का दावा जरूर किया। जितने भी नाम आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत बड़ी संख्या में से उसमें से आइडेंटिफाई हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं बहुत जनरल किस्म के नाम हैं जिसका एड्रेस और डिटेल्स नहीं है, तो आइडेंटिफाई करना कठिन है, वो प्रक्रिया जारी है। जानकारों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। विदेश नीति से लेकर जनधन योजना जैसे मोर्चों पर मोदी सरकार की तारीफ भी हुई। बावजूद इसके जो बड़े वादे अधूरे हैं, हो सकता है कि वही जनता को नागवार गुजर रहे हों। इसलिए अब मोदी सरकार के लिए जरूरी है कि वादे करने की बजाय वो डिलीवरी यानी नतीजे पेश करने की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन मोदी सरकार के लिए राह आसान नहीं है। अगर कुछ वादों को पूरा कर लिया गया है तो अधूरे वादों को पूरा करने के लिए सरकार को वक्त की जरूरत है। मोदी ब्रांड जो है कि ब्रांड कब तक चलता है, जब तक कि उसकी चमक धुंधली नहीं पड़ जाती है। ब्रांड तब तक चलता है कि जब तक कि लोग ये समझते हैं कि इस ब्रांड के साथ हमारा कुछ फायदा होगा। लेकिन जब ब्रांड अपने आप में कमजोर होने लगता है तो फिर वो ब्रांड अचानक से गायब हो जाता है। राजनीति एक ब्रांड की तरह से नहीं चलती है, राजनीति चलती है आपके वादों से। और वो वादे जो थे, जैसे कि आपने कह दिया कि वो एक राजनीतिक जुमला था,
मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक बात है। आपके किस वादे पे हम विश्वास करें, किस पे नहीं करें? वो कहते हैं रस्म वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? तो ये क्या इसी तरह का मामला है? इसी दौरान मोदी सरकार को बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे सियासी अखाड़ों में भी उतरना है। यानी मोदी सरकार को अब तेजी से जनता के सामने नतीजे पेश करने ही होंगे। मोदी सरकार के सत्ता में आए 8 महीने से ज्यादा का भी वक्त हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी विकास का खाका ही तैयार किया जा रहा है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी विकास को जमीनी हकीकत में तब्दील करने की, वरना मोदी लहर का असर धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपना पूरा दमखम दिल्ली के चुनाव में लगा दिया। ऐसे में परीक्षा एक और व्यक्ति की होनी दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, और वो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह माने जाते हैं कि वो व्यक्ति हैं जो कि बारीकी से चुनाव की गणना को समझते हैं। चुनाव किस तरीके से कराए जाते हैं, पोल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, किस तरीके से पोलिंग बूथ पर मैनेजमेंट किया जाता है, मिनट बाय मिनट ट्रैक कैसे किया जाता है, ये सब कुछ अमित शाह के हाथ की बात है। वो इसके जादूगर माने जाते हैं। लेकिन क्या दिल्ली में अमित शाह का जादू काम नहीं करेगा? अगर किसी भी तरीके से यह मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने में कायम रहती है, तो इसे किस तर्ज पर देखा जाएगा? अमित शाह के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, और वो खास करके इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि अमित शाह को किसी भी तरीके से अगर झटका देना है तो चुनाव हारना जरूरी है। और ऐसे में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुंह खाना अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, आरएसएस की तरफ से भी अमित शाह को दिक्कत आती दिखाई दे सकती है। ऐसे अमित शाह के लिए वाकई में दिल्ली का चुनाव परीक्षा की घड़ी है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत तक पहुंचाने का सेहरा अमित शाह के सिर ही बंधा था। सियासी गुणाभाग के महारथी माने जाने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली का सियासी मुकाबला जीतने का जिम्मा उठाया, और अमित शाह ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई थी, जिसका हिस्सा दिल्ली के ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक थे। लेकिन अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई तो बहुत मुमकिन है कि अमित शाह को भी इस हार पर जवाब देना पड़ जाए। हालांकि बतौर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के पास एक बड़ा मौका भी मौजूद है। ये मौका है बिहार चुनाव का। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने खुद ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के बाद पूरा ध्यान वो बिहार पर ही लगाएंगे। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, और बिहार चुनाव के जरिए अमित शाह एक बार फिर साबित कर सकते हैं कि सियासी समीकरण बनाने में उनका कोई जोर नहीं है। खुद बीजेपी को भी भरोसा है कि बिहार में अगली सरकार की कमान बीजेपी के ही हाथों होगी। हमारे पास पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट है, हमारे कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है, हमें जो जनता से रिपोर्ट मिली है, 10 तारीख को जब गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। कई बार जो एग्जिट पोल होता है वो पिछला ही एग्जिट पोल आप देख लें, आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें कहां मिली थी जो इतनी सीटें मिल गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास जताया है किरण बेदी जी के नेतृत्व में। अमित शाह के सामने चुनौती दोहरी होगी, पहली बिहार के विधानसभा चुनाव की, तो दूसरी उनका कार्यकाल। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अमित शाह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाया गया, लेकिन ये पद अमित शाह को राजनाथ सिंह से मिला था, जो पहले ही तकरीबन 1 साल तक पार्टी अध्यक्ष रह चुके थे। और इस लिहाज से बीजेपी के अगले अध्यक्ष का चुनाव अगले साल जनवरी या फरवरी तक होगा। यानी अमित शाह को बहुत कम वक्त के दौरान एक बार फिर ये साबित करना होगा कि वो असल में ही मैच विनर है। खुदा न खास्ता अगर अमित शाह की रणनीति बिहार में कामयाब नहीं हो पाती है तो पार्टी के अंदर अमित शाह के खिलाफ आवाज भी उठ सकती है, और यही मोदी के लिए भी सोच का सबब होगा कि उनका सबसे भरोसेमंद और काबिल साथी अपनी पोजीशन पर बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अमित शाह को बीजेपी का सर्वाधिक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुके हों, लेकिन अमित शाह के सामने अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है। अगर बिहार में मोदी के सबसे बड़े सियासी दुश्मन नीतीश कुमार को मात देने में अमित शाह सफल नहीं हो पाए तो अमित शाह के संगठन की क्षमता और उनके अगले कार्यकाल के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा।
वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को क्या झेलना पड़ सकता है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो सवाल यहां यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का एजेंडा देश के सामने रखा, लेकिन संघ परिवार से जुड़े कई ऐसे संगठन हैं जिनका मानना है कि धर्म परिवर्तन, घर वापसी, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर मौजूदा मोदी सरकार बहुत कुछ करती नहीं दिखाई दे रही। दबाव संघ परिवार और संघ परिवार से जुड़े संगठनों का बढ़ सकता है अगर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजय रथ को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो। और उसके बाद देश में एक नई चर्चा शुरू हो सकती है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में कई मुश्किलें भी आ सकती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन जो चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ खड़ा दिखा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विजय में संघ का भी योगदान था। बीजेपी सत्ता में आई और सरकार ने विकास के उन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया जो उन्होंने जनता से किए थे, लेकिन हिंदुत्व का वो एजेंडा जो संघ के करीब था उसे मोदी सरकार ने विकास से पहले तरजीह नहीं दी। हालांकि संघ के वरिष्ठ नेता लगातार अपने इसी एजेंडे का राग अलापते नजर आए। हिंदू का मतलब ही वो है। अंग्रेजी में दुनिया जब हिंदू को हिंदू कहती है 5 अक्षरों का उपयोग करती है, HINDU, यानी ह्यूमन बीइंग्स who see unity in every diversity, उसी को हिंदू कहते हैं। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ ही साथ कुछ और मुद्दों पर भी सरकार और संघ के बीच सहमति बनती नहीं दिखी और ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा था दिल्ली में किरण बेदी को सीएम पद का उम्मीदवार बना देना। संघ का कहना था कि अगर बीजेपी को किरण को ही मैदान में उतारना था तो ये काम पहले किया जाना चाहिए था ताकि दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी अपने अगले नेता के साथ जुड़ें। लेकिन बीजेपी की हाई कमान ने यह फैसला चुनाव से ऐन पहले किया और संघ का एक हिस्सा इस फैसले से नाखुश दिखा। कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किरण बेदी पर तानाशाह जैसा बर्ताव करने का आरोप भी लगाया, लेकिन इन तमाम आपत्तियों के बावजूद बीजेपी अपने फैसले के साथ आगे बढ़ी। राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों की माने तो अगर कहीं दिल्ली के सियासी समर में बीजेपी पीछे छूट गई तो बहुत मुमकिन है कि संघ की आवाज फिर से उठे और वो पार्टी को संघ के एजेंडे की तरफ झुकने को मजबूर करे। मोदी की नसीहतों के बाद जैसे तैसे खामोश हुए हिंदुत्व के एजेंडे वाले तत्व भी हो सकता है दोबारा अपनी आवाज उठाएं। जानकारों की माने तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ तो फिर मोदी को ऐसे तत्वों को खामोश रखकर विकास के एजेंडे के साथ जुड़ने के लिए कहना होगा। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली के नतीजे चाहे जो कुछ भी आए, इसका असर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता दिखाई देगा बल्कि जम्मू कश्मीर पर भी पड़ता दिखाई देगा। आप सोच रहे होंगे दरअसल जम्मू कश्मीर पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव का क्या नतीजा हो सकता है, उसका क्या असर हो सकता है। चलिए आपको यह भी समझाते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार अभी भी नहीं बन पाई है। पीडीपी और बीजेपी के बीच में बातचीत अभी भी चल रही है। ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बातें चल रही हैं, जिसमें विवादास्पद मुद्दों को अलग रखने की बात कही जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड और धारा 370 को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखने को लगभग तैयार होती दिखाई दे रही है, वहीं आर्मी कंट्रोल एक्ट को लेकर पीडीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से अलग हटने की बात करती दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार जाती है तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी कि अपने कोर एजेंडे से हटना भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में भी मुश्किल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाना तब अवसरवादिता करार दी जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कोर इश्यू को छोड़ती दिखाई देती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, और यह बात संघ परिवार को पूरे तरीके से नागवारा गुजरेगी। जाहिर सी बात है दिल्ली के चुनाव पर बहुत कुछ टिका है भारतीय जनता पार्टी का। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए थे तब शायद किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि बीजेपी राज्य में पहली सरकार बनाने की हालत में पहुंच जाएगी। चुनाव के बाद पीडीपी और बीजेपी के बीच गठजोड़ की कवायद शुरू हुई, जो बहुत मुमकिन है कि कामयाब भी हो जाएगी।
हो सकता है कि जल्द ही पीडीपी और बीजेपी राज्य में सरकार बनाने का ऐलान भी कर दें। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा जो है वो होगी और किन किन मुद्दों पर हम सहमति बना पाते हैं और उसके बाद कब तक सरकार बनेगी, ये मुद्दों पर सहमति बनने के बाद ही हम बता पाएंगे। मोदी और बीजेपी दोनों के लिए ही ये एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन ये गठजोड़ सत्ता के साथ चुनौतियां भी लाएगा, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी कुछ ऐसे मुद्दे जो सालों से विवादों के सबब बने रहे हैं। खबरों के मुताबिक गठजोड़ की सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का खाका खींचा जा रहा है, जिसके आधार पर सरकार चलेगी। सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियां कुछ बड़े मुद्दों को छोड़ सकती हैं। हो सकता है कि बीजेपी धारा 370 के मुद्दे पर नरम पड़ जाए और पीडीपी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। अगर बीजेपी इस फॉर्मूले पर तैयार हुई और जम्मू कश्मीर में उसने सरकार बनाई तो धारा 370 पर पार्टी को अपने अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। धारा 370 का मुद्दा न सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ के एजेंडे में भी लंबे वक्त से रहा है और इसे छोड़ना यानी सीधे सीधे विरोध को दावत देने जैसा होगा। पार्टी को उन हालात का समाधान भी निकालना होगा। हो सकता है कि विरोधी ये भी कहें कि बीजेपी ने सत्ता की चाह में अपने एजेंडे को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि पीडीपी का मानना है कि वो और बीजेपी मिलकर राज्य में दावत देने जैसा होगा। पार्टी को उन हालात का समाधान भी निकालना होगा। हो सकता है कि विरोधी ये भी कहें कि बीजेपी ने सत्ता की चाह में अपने एजेंडे को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि पीडीपी का मानना है कि वो और बीजेपी मिलकर राज्य में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को तकदीर को बदलना चाहते हैं। हम अपने हमसायों के साथ जो हमने कर दिया है पहले, हिंदुस्तान अपने मुल्क और पाकिस्तान के दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को अमन और राष्ट्रीय का गहवारा बनाना चाहते हैं। वो हम देख के, वो तमाम लोगों के साथ, वो भी देखेंगे, हर एक देखेगा। हम कोई जो करेंगे उसूल के आधार पर करेंगे, जम्मू कश्मीर के इस्तेहकाम के लिए करेंगे, खुशहाली के लिए करेंगे। अगर पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई तो ये बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, लेकिन इस कामयाबी के साथ ही साथ नाराजगी के सुरों को सुनने के लिए भी बीजेपी को तैयार रहना होगा। शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। दिल्ली के नतीजों का असर जहां जम्मू कश्मीर पर पड़ता दिखाई देगा, वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव जो कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं, उस पर भी दिल्ली के सियासी हलचल का असर साफ दिखाई देगा। अब आप सोचेंगे कैसे, तो जरा इसे इस तरीके से समझिए। बिहार में तकरीबन 8 से 9 महीने बचे हैं चुनाव को लेकर। इस बीच नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की कवायद में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की पूरी ताकत लगी हुई है। ऐसे में मुकाबला बीजेपी बनाम बाकी तमाम पार्टियां हैं। लेकिन अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजय रथ को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार ने खुलकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन दिल्ली के चुनाव में करने का वायदा बार बार किया है। ऐसे में अगर ये गठबंधन बनता दिखाई देगा जिसमें कि आम आदमी पार्टी और जेडीयू एक साथ आती दिखाई देंगी, तो अपने आप में बिहार की राजनीति में एक अलग परिवेश बनता दिखाई देगा। बीजेपी के लिए दिल्ली के बाद बिहार अगला चुनाव है और ऐसे में अगर बिहार बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई देता है तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अमित शाह के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके कार्यकाल के खत्म होने से पहले बिहार आखिरी चुनाव है और उसके बाद तय होना है कि क्या अमित शाह को दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत किया जाएगा या नहीं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत कुछ दांव पर है बिहार को लेकर भी। अगर बिहार में नीतीश कुमार का प्लान और दिल्ली में एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए तो 15 फरवरी को 2 बड़ी सियासी घटनाएं एक साथ होंगी। शपथ लेता हूं। हो सकता है कि नीतीश और केजरीवाल एक ही दिन शपथ दें। मैं विधि द्वारा स्थापित 15 फरवरी को पहले से ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पटना में आहूत है। उससे पहले संपर्क यात्रा में श्री नीतीश कुमार जी ने जिलों में जो अभियान चलाया था और जो कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उनके पता वगैरह इकट्ठा किए थे, उन्हीं को आधार मान करके लगभग 1.5 लाख के आसपास सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जो संयुक्त
जनता दल का भी कल को आधार बनेगा। देश के सियासी समर में मानो हर कोई मोदी के विरोध में एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था, तो हो सकता है कि नीतीश की इस मेहरबानी का जवाब केजरीवाल बिहार के चुनाव में दे। अगर नीतीश और केजरीवाल अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बने तो मोदी विरोधी मोर्चे को इन दिग्गजों में एक नई शक्ल मिल सकती है। अगर नीतीश और केजरीवाल अपने अपने मिशन में कामयाब हुए तो देश भर में गैर बीजेपी दलों की एकता की कवायद नए सिरे से शुरू हो सकती है। अगर ममता, प्रकाश करात, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव सभी एक स्वर में बोलने लगे तो अगले बजट सत्र में संसद में विरोध की आवाजें ज्यादा जोर से गूंजने लगेंगी। इनको दिल्ली में समझ में आ गया क्या हो रहा है। जिनके बारे में कह दिया था कि कहीं अब वो रास्ते में ही नहीं, मुकाबले में नहीं है, उन्होंने कैसी लड़ाई दी आपने, केजरीवाल जी ने, तब इनको पता चलने लगा। हर पूरे देश का, जितना भी देश का संविधान में यकीन रखने वाला आदमी है, वो चाहता है कि बिहार ठीक रहे, दुरुस्त रहे, और यहाँ जो लोग कई तरह के गंदी फंदी दिल्ली में बैठे हैं उनका इलाज हो, उनसे लड़ाई हो, कारगर लड़ाई हो। हमने दिल्ली के चुनाव में कोई खड़ा नहीं किया, इसलिए कभी 68 वर्ष में कभी दिल्ली में हम लोग अगर चुनाव भी नहीं रहे, लेकिन इस बार चुनाव में बगैर खड़े किए ये सब पार्टी कुर्बानी कर रही है। दिल्ली के बाद अगला चुनाव बिहार में होना है। अगर दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे सही हुए तो बिहार में तमाम गैर बीजेपी पार्टियों के कैडरों का मनोबल बढ़ सकता है। ताकत है, संकल्प है हमारा, लेकिन हथियार जो है वो देश भर में, यूपी में, बिहार में, आपके हरियाणा में, आपके कर्नाटक में, केरल में हथियार हमारा पुराना ही है। वो सब लोगों ने एकता का रास्ता पकड़ा। बिहार के बाई इलेक्शन में जेडीयू और आरजेडी मिलकर लड़े थे तो बीजेपी को उम्मीद मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई थी, और अब इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को बिहार के दंगल की तैयारियां करनी होंगी। टीम न्यूज नेशन। इस साल में अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के ये चुनाव हार जाती है और तमाम एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, खास करके न्यूज नेशन का एग्जिट पोल भी अगर वो सही साबित होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द ये पैदा होगा कि तमाम वो मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी की साख पर लगातार बट्टा लगाते हैं, यानी कि लव जिहाद, घर वापसी और तथाकथित तौर पर हिंदूवादी ताकतें बहुत ज्यादा मजबूत होती दिखाई देंगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और तमाम विकास के दावे, इन सब का क्या होगा? देखिए एक छोटी रिपोर्ट। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो देश की सियासत में एक नया अध्याय जुड़ गया। अरसे बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और बिना किसी जोड़ तोड़ के बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन जिस विकास के वादे के साथ बीजेपी केंद्र की सत्ता में पहुंची, उन वादों के साथ ही नए विवादों का ऐसा सिलसिला भी शुरू हो गया। बीजेपी के कुछ नेता बजाय विकास के विवादों में घिरते चले गए। प्रधानमंत्री मोदी जहां एक नए विजन के साथ देश के विकास का खाका खींचने में जुट गए थे, वहीं उनके कुछ मंत्री और सांसद उन मुद्दों की ही मट्टी पलीत कर रहे थे, या यूं कहें बीजेपी के कुछ सांसद प्रधानमंत्री से अलग एक नई लकीर पर चलने लगे। किसी ने लव जिहाद का समर्थन किया तो किसी ने वीएचपी के घर वापसी कार्यक्रम को सही ठहराया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का नाम इनमें सबसे आगे आता रहा। मुस्लिम लड़के अपना नाम बदल करके, रूप बदल करके, हिंदू का परिवेश बना करके हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। हिंदुत्व के एजेंडे की वकालत करने वाले बीजेपी के कुछ सांसदों की कथनी कट्टरपंथी तत्वों से कम नहीं लग रही थी। हैरानी इस बात की भी थी कि मोदी के ऐतराज के बावजूद बीजेपी के इन सांसदों ने फिर से वही राग दोहराया। फटकार खाने के बाद भी वो नहीं सुधरे, यहाँ तक कि विरोधियों पर भी हमले करना नहीं भूले। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस सब मामले में विपक्षी दलों के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आखिर धर्मांतरण पर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो क्यों नहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और नहीं बनना चाहिए तो फिर क्यों वह घर वापसी के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस तरह की ताकतें कहां तक और कैसे कैसे आगे बढ़ती दिखाई देंगी। यानी दिल्ली के चुनावों का नतीजा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को निर्धारित करता दिखाई देगा, बल्कि देश के भविष्य को भी निर्धारित करता दिखेगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ। वापस आते हैं तो बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की।